हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस लेक्चर में हम लिवोली थ्योरम वाले कॉन्सेप्ट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने लिवोली थ्योरम की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड 2-3 एग्जांपल्स किए थे। तो इसमें आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंसेज या फिर कोरोलरीज बोल सकते हैं लिवोली थ्योरम की, उनको करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये वाला। और इससे पहले आप एक बार पिछले वाला लेक्चर देखें जिसमें हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से डेफिनेशन को रिवाइज किया है और क्वेश्चंस किए हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी और एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी किया है। तो जो ये वाली जो सबसे पहली जो कोरोलरी है वो क्या बोलती है कि हमने लिवोली थ्योरम में क्या देखा था कि कोई फंक्शन अगर एंटायर है और साथ में पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर अगर फंक्शन बाउंडेड है तो हम ये बोले थे कि फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन ही होगा। कांस्टेंट फंक्शन के अलावा कोई फंक्शन नहीं हो सकता। मतलब कि नॉन कांस्टेंट और एंटायर हुआ तो वो हमेशा अनबाउंडेड होगा। इसके साथ ये वाली कोरोलरी भी हमने देखी थी। ठीक है, तो अभी क्या बोला गया है कि उस बाउंडेडनेस वाली चीज़ में साथ में क्या था कि एंटायर बोल दिया, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है और बाउंडेड है। इसको हमने ये वाली चीज़ ऐसे भी करके लिख दी थी कि एफ जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू सम एम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। मतलब बाउंडेडनेस वाली डेफिनेशन को ऐसे भी हमने लिख दिया था। मतलब जो सेकंड वाली कंडीशन थी उसमें ये भी लिख सकते थे कि एफ जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। इस वाली चीज़ का मतलब ही क्या है कि फंक्शन क्या है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए फंक्शन बाउंडेड है। ठीक है, तो इस केस में तो हम लेस देन इक्वल टू किसी एम से बोल रहे थे, तब हम ये बोल रहे थे कि फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब उसके साथ एक क्या चीज़ है कि अगर हमारे पास फंक्शन एंटायर फंक्शन है, मतलब वो वाली चीज़ तो ट्रू है ही कि तब फंक्शन क्या हो जाएगा, लिवोली थ्योरम से फंक्शन कांस्टेंट बन जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा दिया हो कि फंक्शन एंटायर फंक्शन है और एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर m एग्जिस्ट कर जाए एंड देयर एग्जिस्ट सम m बिलोंग्स टू r प्लस, दैट मीन्स कोई पॉजिटिव रियल नंबर m ऐसा एग्जिस्ट कर जाए सच दैट f ऑफ z का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। मतलब जो हमने लिवोली थ्योरम की जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन थी, देखो एक बारी यहाँ से देखते हैं शुरू वाली, कि हमने जो ये वाली चीज़ बोली थी कि फंक्शन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पहली बात कि एनालिटिक है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एनालिटिक है, दैट मीन्स एंटायर भी बोल सकते हैं इसी चीज़ को। और दूसरी चीज़ ये थी ना कि फंक्शन बाउंडेड है, दैट मीन्स एफ जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू एम है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। अब जो हमने वहाँ पर जो कंडीशन बोली है, हमने इस वाली कंडीशन में क्या लिया है, लेस देन इक्वल टू की जगह पर ग्रेटर देन इक्वल टू सम एम लिया है। ये वाली चीज़ चेंज करी है। पहली वाली चीज़ यही है कि फंक्शन क्या है, एंटायर है, या फिर ये बोल दे एनालिटिक है सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। साथ में ये वाली कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि एफ जेड का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू सम एम, जहाँ पर एम कोई भी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि तो लेकिन इसको हम लिवोली थ्योरम नहीं बोलेंगे, मतलब क्योंकि लिवोली थ्योरम में तो बाउंडेडनेस के लिए ये बोला था कि फंक्शन का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू किसी एम से होना चाहिए, मतलब बाउंडेड इस तब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कोई एम पॉजिटिव रियल नंबर हो जाए और साथ में फंक्शन एंटायर हो, तो भी फंक्शन क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप मतलब ये वाला रिजल्ट है। हम एक बार इसका प्रूफ भी देख लेंगे ताकि हमें ये वाला सिर्फ ये ना करना पड़े कि हाँ हमने मतलब इसको क्रैम ही किया है, ताकि हमें एक बार प्रूफ देखने से थोड़ा ये हो जाए कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब ऐसे भी हो सकता है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो गया और साथ में एंटायर वाली कंडीशन है, तो ताकि हमें याद रह जाए ये वाली चीज़। ठीक है, अदरवाइज़ आप सिर्फ ये वाली सिर्फ डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं, ये वाला मतलब जो रिज़ल्ट है इसको। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि हमने बोला है कि क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि एफ जेड का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू एम है और साथ में फंक्शन को एंटायर दिया गया है, तो हमें ये शो करना है कि फंक्शन कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाली चीज़ इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे कि ऐसा मतलब इस तरीके से कि अगर किसी मतलब चीज़ में ये वाली चीज़ अगर अप्लाई कर दी किसी कॉन्सेप्ट में, तो फिर वो पूछेंगे कि कैसे करिए, तब हम ये वाली चीज़ दिखा सकते हैं। नहीं, एग्ज़ाम के लिए हम सिर्फ ये वाली चीज़ को याद कर सकते हैं
हैं क्योंकि हमें ये अप्लाई करनी है क्वेश्चंस में। लेकिन हाँ, अभी के लिए हम इसको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि क्योंकि लिवोली थ्योरम का प्रूफ तो सब लोग कर लेते हैं, मतलब बुक में भी मिल जाता है और हम लोग कर लेते हैं उस चीज़ को। लेकिन ये वाली चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, तो इसलिए हम इसका प्रूफ है वो डिस्कस कर रहे हैं एक बार। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है और कनेक्टेड है वहीं से लिवोली थ्योरम से, इसीलिए हम इसको कोरोलरी बोलते हैं उसकी। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि फंक्शन का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू है एम से एर, और जो एम है ना वो पॉजिटिव रियल नंबर है कोई भी। तो इसका मतलब जब एम आर प्लस से बिलोंग करता है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है और एफ जेड का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू है किसी एम पॉजिटिव रियल नंबर से, दैट मीन्स हमेशा क्या होगा, फंक्शन का मॉडुलस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा 0 से। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एम है वो क्या होगा, कोई रियल नंबर ही होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, तो हमेशा जो कैपिटल एम है वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और एफ जेड का मॉडुलस या तो उस एम के बराबर है या उससे बड़ा है, तो इसलिए फंक्शन एफ जेड का मॉडुलस हमेशा क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब फंक्शन का जो एफ जेड है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम ये वाली कंडीशन जानते हैं कि एफ ओ मतलब एफ ऑफ जेड है ना, एफ ऑफ जेड कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो होगा डब्ल्यू। तो ऐसे करके मतलब कि ये वाली जो चीज़ है, ये ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मोड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ये सिर्फ तभी 0 होगा जब डब्ल्यू 0 होगा। दैट मीन्स एफ ऑफ जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसलिए अगर एफ ऑफ जेड का मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ जेड भी कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो दैट मीन्स एफ ऑफ जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। ठीक है, कि एफ ऑफ जेड कभी भी 0 नहीं हो सकता किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ये वाली चीज़ हमें मिल गई। और देखो अभी जैसे पिछले लेक्चर में ही हम लास्ट में जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे एग्जाम का क्वेश्चन, उसमें हमें एफ और जी ऐसे दिए गए थे कि एफ का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू जी के मॉडुलस से, और जो जी है वो नॉन जीरो है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, मतलब जी जेड कहीं भी 0 नहीं होगा। तो फिर हमने जी को डिनोमिनेटर में ले गए थे और एफ बाई जी को हमने एंटायर फंक्शन बोल दिया था। इसीलिए तो यही वाली सेम चीज़ है, इसमें भी ये वाली चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिला है कि एफ ऑफ जो एफ है, एफ एंटायर फंक्शन है और 1 है, 1 तो कांस्टेंट है, तो 1 भी एंटायर फंक्शन है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा एंटायर होता है। और एफ जेड कहीं पर भी 0 नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना कि 1/एफ जेड है, ये भी एंटायर, ऊपर वाला भी एंटायर है 1 भी, और नीचे वाला जो एफ जेड है वो भी एंटायर है, और डिनोमिनेटर वाला कहीं पे 0 भी नहीं है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो इसका मतलब 1/एफ जेड है ये वाला फंक्शन, ये भी क्या बन जाएगा, एंटायर फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो 1/एफ जेड जो फंक्शन बना वो भी एंटायर फंक्शन बन गया। ठीक है, इसीलिए उसमें मैंने बोला था कि वो वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है हमें, जो एफ बाई जी मतलब कब हम डिनोमिनेटर में ले जाके फंक्शन को, तब हम ये बोल सकते हैं कि एंटायर है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें सेम चीज़ इसमें यूज हो रही है। तो अब हमने बोल दिया कि 1/एफ जेड क्या है, एंटायर फंक्शन है। अब साथ में हमें दिया हुआ है कि एफ जेड का एफ जेड है ना, एफ जेड का मॉडुलस यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, सॉरी, एफ जेड का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू एम दे रखा है। ठीक है, और एम कहाँ पर बिलोंग करता है, किसी आर प्लस में बिलोंग करता है, मतलब कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो एम नॉन जीरो है, ऑब्वियसली हमने बोला हुआ है ये वाली चीज़। तो एम नॉन जीरो है तो 1/m डिफाइन हो सकता है। तो इसका मतलब, और ये वाली चीज़ भी हमें ऊपर क्लियर हो गई कि एफ जेड है ना, एफ जेड नॉन जीरो है, तो इसका मतलब 1/एफ जेड भी डिफाइन हो सकता है, और हमने बता दिया कि 1/एफ जेड एंटायर होगा। तो हम क्या करेंगे, जब ये वाली चीज़ है ना कि एफ जेड का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू है एम से, इस वाली इनइक्वालिटी को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि 1/एफ जेड का मॉडुलस है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह पर अगर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/m हो जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगी इनइक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए हमने लिख दिया कि 1/एफ जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू है 1/m से। यहाँ से यहाँ पर ये वाला तो ग्रेटर देन दे रखा था, और तो यहाँ से रेसिप्रोकल होकर क्या हो गया, 1/एफ जेड का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 1/m से। ठीक है, अब जब m कोई भी m है ना, m कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर था,
तो 1/m भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा कोई ना कोई। तो इसका मतलब कि 1/fz हमें ऊपर लिखा था कि हमने कि 1/fz एक एंटायर फंक्शन है, और साथ में ये वाली चीज़ क्या आ गई कि 1/fz है ना, उसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू आ गया 1/m से। इस 1/m को कुछ m डैश मान लो, ठीक है, और 1/fz को gz मान लो कुछ। तो इसका मतलब gz इज इक्वल टू 1/fz इज एन एंटायर फंक्शन। एंटायर तो हमने यहाँ पर ऊपर बोल दिया था, ठीक है, एंटायर फंक्शन प्लस में यहाँ से हमें क्या मिल गया कि 1/fz, जिसको हम कोई नया फंक्शन gz भी मान सकते हैं, वो लेस देन इक्वल टू 1/m, जो कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है, उससे लेस देन इक्वल टू है, या फिर इसको m डैश बोल दो। तो इसका मतलब 1/fz बाउंडेड भी है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, क्योंकि ये वाली चीज़ ना fz का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू m इन्होंने बोल रखा था फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। देखो सारे के सारे z बिलोंग्स टू c के लिए बोल रखा था, तो जब रेसिप्रोकल होगा तो ये वाली चीज़ भी फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c हम लिखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स 1/fz एक एंटायर और बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड है सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं बाय लिवोलेज थ्योरम दैट 1/fz इज एन कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो 1/fz क्या हो गया, एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो अगर 1/fz कांस्टेंट फंक्शन है तो fz भी कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। तो तभी हम ये वाली चीज़ बोल रहे थे कि अगर एंटायर होने के साथ साथ ये वाली कंडीशन भी हो जाए कि fz का मॉडुलस ग्रेटर दैन इक्वल टू कुछ m है, जहाँ पर m पॉजिटिव कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये वाली चीज़ हम बोल सकते हैं कि fz कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, हैंस प्रूव। तो ये वाला इसका प्रूफ था। तो आई होप आपको अब ये वाली कोरोलरी बिल्कुल अच्छे से याद रह जाएगी और आप इसका प्रूफ भी आसानी से बता पाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोरोलरी थी। अब इसके बाद सेकंड वाली है, ये वाली भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर इफ़ f इज इक्वल टू fz इज इक्वल टू u प्लस आयोटा वी, ठीक है। हम जैसे बोलते हैं कि इधर ना z प्लेन होता है और इधर w प्लेन होता है, और हम फंक्शन f को ना डिफाइन करते हैं इधर से इधर z प्लेन से w प्लेन के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सम डब्लू, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डब्लू बोला जाता है। तो जहाँ पर डब्लू को, जैसे हम जेड को लिखते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। हम ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ पर एक्स तो क्या है, एक्स और वाई दोनों रियल नंबर होते हैं। उसी तरीके से जब हम सिर्फ नोटेशन के लिए डब्लू को कैसे लिख देते हैं, यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। तो डब्लू किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू, तो इसलिए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। यही वाली चीज़ लिखी गई है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, की जो एफ ऑफ जेड आएगा, मतलब जेड की जो इमेज आएगी एफ फंक्शन के अंडर, जिसको हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डब्लू बोलते हैं, वो यू प्लस आयोटा वी आएगी, जहाँ पर यू और वी क्या है, रियल नंबर्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन का रियल और इमेजनरी पार्ट, ठीक है। इज़ एन एंटायर फंक्शन, ये बोला है कि एफ ऑफ जेड एक एंटायर फंक्शन होगा इफ़ देयर एग्जिस्ट ए बी एंड के बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू के। अगर ऐसा है, सॉरी, एंटायर फंक्शन तब होगा नहीं कि f हमें दिया हुआ है कि f इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज़ एन एंटायर फंक्शन, ये एक एंटायर फंक्शन है, एंड और साथ में ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि कोई भी a b और k, इन ऐसे तीन रियल नंबर्स के लिए ये रिलेशन है u और v के अंदर, जो इसके रियल और इमेजनरी पार्ट्स आए हैं ना फंक्शन के, जो इमेज आई है f ऑफ जेड, उसके जो रियल और इमेजनरी पार्ट है u और v, उनमें क्या रिलेशन है कि ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू के, मतलब एक तरीके से लीनियर कम्बिनेशन है, मतलब रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, इसके साथ a की मल्टीप्लाई, इसके साथ b की मल्टीप्लाई, ए यू प्लस बी इज इक्वल टू के, जहाँ पर ये a, ये b और ये k कोई भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब स्केलर्स बोल सकते हैं इनको। तो इस तरीके से है कि अगर ऐसा हो जाए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये फंक्शन एंटायर फंक्शन है, एंटायर होना इज़ अ मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटायर नहीं हुआ तो हम ये वाली चीज़ आगे नहीं बोल सकते, ठीक है। तो साथ में ये कंडीशन कि ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू के, देन एफ जेड मस्ट बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। जैसे कि लिवोली थ्योरम में हमने बोला कि एंटायर है
साथ में बाउंडेड है तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और उसकी उसी में हमने क्या बोल दिया था कि उसकी एक इम्पोर्टेंट कोरोलरी में कि अगर नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है तो वो अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम बोल देता है एंटायर प्लस बाउंडेड कांस्टेंट। लेकिन जो अभी इससे फर्स्ट वाली कोरोलरी पढ़ी इस वाले लेक्चर में, शुरुआत में, इससे पहले वाली, उसमें हमने बोल दिया कि एंटायर है और साथ में वो बाउंडेड वाली कंडीशन को क्या किससे रिप्लेस कर दिया कि एफ जेड का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू है किसी एम से, ठीक है। तो तब भी हमने प्रूव कर दिया कि कांस्टेंट है। अभी इस वाली जो ये वाली जो कोरोलरी है इसमें बोला है कि एंटायर है, देखो एंटायर सभी में चलता आ रहा है साथ में, ठीक है। एंटायर वाली चीज़ को हम स्किप नहीं कर सकते। एंटायर है लेकिन साथ में क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब बाउंडेड हो या ना हो वो वाली चीज़ नहीं बोली है यहाँ पर। मतलब बाउंडेड हो सकता हो गया तो डायरेक्टली लिवोली से बोल देंगे, पर साथ में अगर ये कंडीशन है इस तरीके की रियल और इमेजनरी पार्ट में ये वाला रिलेशन है कि ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ जेड क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन ही होगा हमेशा, ठीक है। कुछ ऐसे वो मान लो जैसे ऐसे बोला गया है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, अगर इस तरीके से है कुछ भी, मतलब रियल और इमेजनरी पार्ट आपने सेपरेट करके देख लिए। साथ में कुछ ऐसा दिया गया, मान लो 5u, कुछ ऐसा रिलेशन दे दिया 5u माइनस के 7v इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो कितनी है 5 है और ये b की वैल्यू कितनी है 7 है और k की वैल्यू 3 है। मतलब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, सॉरी b की वैल्यू -7 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस लिखा था ना स्टैंडर्ड। तो ये a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3, और साथ में ये दे रखा हो कि ये फंक्शन हमारा जो एफ जेड है ना वो एंटायर है, ऐसा कुछ बोल दिया कि एफ जेड इज इक्वल टू fz is an entire function which satisfies this condition that 5u minus 7v is equal to 3, ठीक है। देन fz इज कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट, ऐसा कुछ बोले तो हमारा fz हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब ऐसे टाइप की एग्जांपल अभी हम आगे करेंगे भी। तो ये वाली चीज़ है, इसका भी हम एक बार प्रूफ देख लेते हैं। ऑल्दो इसका प्रूफ है वो जब हम लोग पिकार्ड थ्योरम और ग्रेट पिकार्ड थ्योरम वो वाली चीज़ें पढ़ लेंगे तो हम और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा इन चीज़ों को प्रूफ हमारे लिए करना। लेकिन क्योंकि हमने अभी वो वाली चीज़ें रिवाइज नहीं करी हैं तो अभी हम लिवोली थ्योरम के बेसिस पर इनका प्रूफ देखते हैं कि किस तरीके से हम इस वाली चीज़ को बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये कंडीशंस अगर हो गई तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हमें बोला गया है कि फंक्शन एंटायर है, सिंस एफ जेड इज एन एंटायर फंक्शन देन एनी मल्टीपल ऑफ एफ जेड, कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल जो होगा, एनी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एफ जेड का कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल होगा वो भी एंटायर फंक्शन हो जाएगा। तो अल्फा इंटू एफ जेड इज ऑल्सो एंटायर वेयर अल्फा इज एनी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ई की पावर जेड एंटायर फंक्शन है, ठीक है, और ई की पावर जेड एक एंटायर फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ से हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि ई की पावर एफ जेड भी एंटायर फंक्शन हो जाएगा। मतलब इस वाली चीज़ का हम यूज करेंगे ये वाला प्रूफ करने में, ठीक है। तो ई की पावर एफ जेड भी एंटायर फंक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स ई की पावर, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ई की पावर अल्फा इंटू एफ जेड भी एंटायर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ए माइनस आयोटा बी इंटू एफ जेड जो होगा, मतलब क्योंकि यहाँ पर ए और बी जो डिनोट कर रखे हैं ना यहाँ पर ये वाले ए और बी लेके आने के लिए, तो हमने क्या किया, ए माइनस आयोटा बी इंटू एफ जेड जो किया, ठीक है। तो ए माइनस आयोटा बी इंटू एफ जेड कितना है, यू प्लस आयोटा बी हमने लिखा है इस तरीके से। तो ये भी एंटायर होगा क्योंकि ये ए माइनस आयोटा बी कुछ अल्फा है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए माइनस आयोटा बी इंटू यू प्लस आयोटा वी, ये एंटायर है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए ना इस तरीके से, जेड 1 और जेड 2 उनकी प्रोडक्ट कर दी, तो हमने रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया प्रोडक्ट करके। तो ई की पावर में क्या हमने लिखा था ना, अल्फा इंटू एफ जेड, ये भी एंटायर होगा। तो अल्फा को हमने ए माइनस आयोटा बी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया है। तो ई की पावर अल्फा जेड की जो ये वैल्यू है ना, ई की पावर ए माइनस आयोटा बी इंटू एफ जेड, ठीक है। तो ये वाली चीज़ को हमने ये यहाँ से जो आया था हमने ऊपर लिख दिया इंटू में एफ जेड, क्योंकि हमने ये वैल्यू निकाल ली थी ए माइनस आयोटा बी इंटू एफ जेड की। तो ये वाली पूरी
पावर आ जाएगी ई की एक्सपोनेंशियल की। तो इसको ये वाला फंक्शन क्योंकि एंटायर है, क्योंकि ये किसकी वैल्यू आई ई की पावर अल्फा इंटू एफ जेड की। अब इसका जो मॉडुलस होगा ई की पावर अल्फा इंटू एफ जेड का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो ई की पावर में जो फंक्शन हम लेकर चलते हैं उसका जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, जो फंक्शन का जो रियल पार्ट होता है उसके मॉडुलस के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब ई की पावर में अगर कुछ ऐसा होता है ना, ई की पावर यू प्लस आयोटा वी, उसका जो मॉडुलस होता है वो किसके बराबर होता है, ई की पावर यू के मॉडुलस के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ई की पावर यू प्लस आयोटा वी का मॉडुलस है ई की पावर यू, इनटू में क्या लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा वी इसका मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ई की पावर यू का मॉडुलस और इनटू में ई की पावर आयोटा वी का मॉडुलस, और ई की पावर आयोटा वी को हम क्या लिख सकते हैं कोस वी प्लस के आयोटा साइन वी। ठीक है, तो कोस वी प्लस आयोटा साइन वी, ये तो ई की पावर यू का मॉडुलस एज इट इज रह जाता है। कोस वी प्लस आयोटा साइन वी, इसको ऐसे लिखते हैं ना, अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर वी बनेगा प्लस साइन स्क्वायर वी बनेगा, और वो तो 1 बन जाएगी वैल्यू। मतलब ई की पावर आयोटा थीटा का मॉडुलस हमें पता है कि हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यही वाली चीज़ यहाँ पर यूज होती है, इसीलिए कि ई की पावर जो हम कोई भी एफ जेड लेकर चलते हैं तो उसका मॉडुलस क्या हो किसके बराबर होता है, ई की पावर रियल पार्ट ऑफ एफ जेड उसके मॉडुलस के बराबर होता है। इसीलिए हमने ये वाली चीज़ यहाँ पर भी लिखी है कि जो यहाँ पर जो आयोटा वाली टर्म है ना, ये वाली यहाँ से ये मिलेंगी ई की पावर ए यू प्लस बी वी मिलेगा, इनटू में ई की पावर आयोटा इंटू ए वी माइनस बी यू मिलेगा, इनका मॉडुलस होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये वाली टर्म तो ई की पावर यहाँ से अगर हम अलग अलग करें, इसको अलग इनटू में इसको अलग, ठीक है, और फिर मॉडुलस लेना है तो इसका मॉडुलस तो क्या बनेगा, आयोटा वाली जो टर्म है ई की पावर आयोटा थीटा वाले से वहाँ से उसका 1 हो जाएगा, तो साथ में सिर्फ ये वाला बचेगा ई की पावर ए यू प्लस बी वी का मॉडुलस। ठीक है, तो ये हमेशा हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल की पावर में अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होता है तो मॉडुलस हटा भी सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, कुछ के मान लिया इसको, तो ई की पावर ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू ई की पावर के हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो मॉडुलस है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये वाली चीज़ कि ई की पावर ये वाला जो मॉडुलस है ये लेस देन इक्वल टू, अब इक्वल टू है तो हम लेस देन इक्वल टू भी बोल सकते हैं इसको, तो इक्वल टू हो गया लेस देन इक्वल टू हो गया ई की पावर के से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, हम यहाँ से ये वाली चीज़ हम बोल सकते हैं कि जो ये फंक्शन है ना ई की पावर अल्फ़ा इंटू एफ जेड, ठीक है, जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हमने ए माइनस आयोटा बी लिया, ये वाला फंक्शन क्या है, यहाँ से बाउंडेड मिल गया हमें, इसको हम स्टार बोल सकते हैं। ठीक है, और एंटायर भी था ये वाला फंक्शन, तो ये एंटायर प्लस बाउंडेड होकर ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। दैट मीन्स ये वाली चीज़ है ना जो ई की पावर ए माइनस आयोटा बी इंटू एफ जेड, ये एंटायर प्लस बाउंडेड फंक्शन है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट फंक्शन है बाय लिवोलिस थ्योरम। दैट मीन्स कि हम क्या बोल सकते हैं, और ई की पावर में ये वाली टर्म, अब देखो ई की पावर में ये वाली चीज़ है ए माइनस आयोटा बी इंटू एफ जेड, तो इस पूरे को ना कुछ जी जेड मान लो, ए माइनस आयोटा बी इंटू में एफ जेड, इस पूरे टर्म को जी जेड मान लो, तो हम इसको ये बोल सकते हैं ई की पावर जी जेड। ठीक है, तो ई की पावर जी जेड वाली जो चीज़ है, अब हमें पता है जैसे ई की पावर एक्स ले लो, ई की पावर डब्ल्यू ले लो, ई की पावर जेड ले लो, कुछ भी इस तरीके से ले लो। मैं इसकी एक्सपेंशन कैसे होती है, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डब्ल्यू क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइटली चलती ही जाती है एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमें पता है कि ये वाली चीज़ हमेशा ही इनफाइनाइटली चलती जाती हैं पावर्स में। तो अगर हमने ये वाली चीज़ को बोला है कि ये ई की पावर सम डब्ल्यू कांस्टेंट बन रहा है, तो ये ई की पावर डब्ल्यू के लिए हमने लिखा, तो यहाँ से क्या होगा, ई की पावर जेड की अगर हम बात करें तो इसी तरीके से जो ई की पावर जी जेड की ई की पावर जी जेड, ठीक है, ये ई की पावर जी जेड ऐसे बनेगा ना, 1 प्लस के जी जेड प्लस के जी ऑफ जेड का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा इन्फिनिटली।
तो ये वाली चीज़ हमने बोला है कि ई की पावर जी जेड कॉन्स्टेंट है, तो ई की पावर जी जेड कॉन्स्टेंट है, तो ये वाली जो पूरी जो ये वाली वैल्यू आई है इनकी, तो इसके अंदर क्या होगा, ये वाली टर्म कहीं ना कहीं पक्का टर्मिनेट करनी चाहिए, तभी तो, क्योंकि ये तो अगर सारी ऐड होती जाएंगी अनबाउंडेडली चलती जाएंगी, और इसमें जी जेड की टर्म्स स्क्वायर क्यूब ऐसे करके चलती जाएंगी, तो ये तो कहीं पे रुकेगा ही नहीं। तो ये ई की पावर जी जेड सिर्फ तभी कांस्टेंट हो सकता है जब ये वाली जो एक्सपेंशन है ना, इसके अंदर जी जेड कांस्टेंट हो, क्योंकि जब जी जेड कांस्टेंट होगा तभी हम ये वाली जो टर्म है इसको बता पाएंगे कि ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो ई की पावर जी जेड हमने बोला है, जैसे कि ये वाली चीज़ है ए माइनस आयोटा बी इंटू एफ जेड, इसको हमने जी जेड मान लिया कुछ इस तरीके से। तो ये वाला हमने बोल दिया कि ये वाली पूरी चीज़ क्या है, ई की पावर जी जेड, ये कांस्टेंट है। तो ये सिर्फ यहाँ से ये तभी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ से बोल दिया ना हमने लिवोली थ्योरम से कि ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो ये पावर में जो जी जेड फंक्शन है ना, जी जेड हमने इसको माना था ए माइनस आयोटा बी इंटू एफ जेड को, कि ये कांस्टेंट होगा, तभी ऐसा होगा कि ई की पावर में ये जी जेड कॉन्स्टेंट बन जाए। दैट मीन्स, और ये वाली चीज़ तो कांस्टेंट ही है, अल्फा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू में एफ जेड कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स एफ जेड कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ प्रूव हो गई कि अगर हमारे को ऐसा दिया हुआ है कि फंक्शन कोई एफ जेड कोई एंटायर फंक्शन है, और साथ में उसके मतलब ये हमने प्रूफ देखा था कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि लिवोली थ्योरम के बेसिस पर इसका प्रूफ बताओ, अदरवाइज सिर्फ अगर प्रूफ पूछे तो हम ये वाला नहीं करेंगे, हम आगे जो पिकार्ड थ्योरम पढ़ेंगे ना उसके बेस पे इसका प्रूफ करेंगे, उसके बेस पे बिल्कुल आसानी से, मतलब जब हम वो वाली चीज़ करेंगे तो बिल्कुल इजीली हमारा बिल्कुल एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपसे लिवोली थ्योरम के बेसिस पे पूछ ले तो हम कैसे बता सकते हैं, इसलिए ये वाली चीज़ देखिए। ठीक है, तो हमारे लिए अभी एग्ज़ाम में जो हमें करना है उसके अकॉर्डिंग हमें ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मतलब रिज़ल्ट याद रखना। अगर सिर्फ आपको याद है ये रिज़ल्ट तो आप अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो कि अगर फंक्शन एंटायर है और साथ में ये कंडीशन दे रखी है, उसके रियल और इमेजनरी पार्ट में ये रिलेशन दे रखा है कि ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू के, यहाँ पर मतलब कोई लीनियर कम्बिनेशन टाइप का दे रखा है रियल और इमेजनरी पार्ट्स का आपस में, तो जहाँ पर ए बी और के ये कुछ तीनों कॉन्स्टेंट है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमेशा कॉन्स्टेंट ही होगा, तो नॉन कॉन्स्टेंट कभी भी नहीं हो सकता फंक्शन। तो इसके जो क्वेश्चन है कुछ देखो, ये वाले एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं इस टाइप के, इस तरीके से देखो। जैसे अगर हमें बोला गया कि फंक्शन एंटायर है, जैसे यहाँ पर इक्वल टू वाला होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू वाले आगे आएंगे जिनके बेस पे मैंने ये लिख रखा है कि 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ एफ जेड प्लस 7 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ, मतलब ऊपर लिखा गया है कि फंक्शन एंटायर है, और एंटायर देखो फंक्शन एंटायर है और इनमें से कौन सी कंडीशन इंप्लाई करती है कि फंक्शन कांस्टेंट भी होगा। ठीक है, तो एंटायर है, और साथ में क्या चीज़ दे दिया कि अगर देखो यहाँ पर अगर हम इक्वलिटी की बात करें, क्योंकि ग्रेटर देन वाला अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो कि 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, मतलब कि आप एफ जेड को अगर आपने कुछ यू प्लस आयोटा वी माना है, ठीक है, एफ जेड मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ एफ जेड क्या बनेगा, यू बनेगा, तो 5 इंटू यू प्लस यहाँ से बनेगा हमारे पास 7 इंटू में इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ जेड वो क्या बनेगा, वी बनेगा, तो 7 इंटू वी इज इक्वल टू क्या बोला गया है, सम कॉन्स्टेंट, जो किस कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो ये हो गया ना कि ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये के की वैल्यू है, और ऊपर एंटायर हमें दिया ही गया है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा इस केस में। तो इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें 8u प्लस 19v इज इक्वल टू 729, यहाँ से भी ये सेम ये वाली चीज़ बनेगी, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 19 है, और सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी के की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, लेकिन साथ में एनालिटिक ऊपर दिया गया था, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये वाली चीज़ भी किसको इम्प्लाई करती है, कॉन्स्टेंट फंक्शन को इम्प्लाई करती है, 7 और 8 दोनों ही। ठीक है, तो इस वाले जब, लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, पक्का हम रखेंगे कि जब हम लिवोली थ्योरम करेंगे ना तो ये वाली चीज़ को बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे।
जल्दी से कि हाँ किस तरीके से हम इसको इससे भी मतलब हमने ऐसे एक्सपोनेंशियल की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी और तब हम इसको बता पाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी डेफिनेशन से ही हम इस चीज़ को क्लियर कर देंगे कि हाँ कैसे मतलब ये कांस्टेंट बन जाएगा, नॉन कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाली दोनों ही कोरोलरी इम्पोर्टेंट थी। अब जो आगे वाली कोरोलरी हैं उनको हम अगले लेक्चर में सारी कोरोलरीज जो हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। वो अब क्योंकि ये वाली ऐसी थी जो मतलब हमको बिल्कुल अच्छे से टाइम लगाकर समझने की ज़रूरत थी, मतलब प्रूफ भी एक एक दो बार तो ज़रूर करके देखें कि ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए कि हाँ इस तरीके से हमने करा है, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से एक बार समझ के करने से, ताकि हमें बाद में तो हमें यही करना है कि हाँ एग्ज़ाम के लिए जब हम बिल्कुल लास्ट टाइम पर रिवाइज कर रहे होंगे तब हम इन प्रूफ्स को नहीं देखेंगे, लेकिन हमें पहले अभी टाइम है इसलिए हम इनको टाइम देकर कर रहे हैं प्रूफ्स को, मतलब कुछ जो इम्पोर्टेंट है उन प्रूफ्स को, ताकि हमारी ये चीज़ें ना अच्छे से, क्योंकि लेकिन सिर्फ उन्हीं वालों को अभी अभी के लिए भी सिर्फ वही वाले जो हमारे क्वेश्चंस में ज़्यादा अप्लाई होंगे, इस वजह से इन वालों को भी हम देख रहे हैं। तो इसलिए जो जो आगे वाले हैं ना इसका इसके मतलब थर्ड फोर्थ ये सारे मतलब आगे ऐसे ही कनेक्टेड चलेंगे, जो हमने अभी जो पहले दो पढ़े हैं, जो दोनों कोरोलरी पढ़ी हैं इन्हीं से रिलेटेड, तो आगे वाले हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, आराम से क्लियर भी हो जाएंगे अगले लेक्चर में। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें इसकी जो बची हुई जो इम्पोर्टेंट कोरोलरीज हैं उनको करेंगे और फिर बाद में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं गेट में भी और CSIR नेट में भी। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक्सटेंडेड लिवोली वाला कॉन्सेप्ट है वो करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अब यहाँ पर हम बोल पा रहे हैं डायरेक्टली कि हमें फंक्शन कांस्टेंट मिल जाएगा, तो उसमें एक्सटेंडेड लिवोली वाले में हम बोल पाएंगे कि फंक्शन अप टू इतने डिग्री की पोलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, ये भी बहुत ही मतलब एक्सटेंडेड इसीलिए बोला गया है इसका कि यहाँ पर कांस्टेंट की बात करें, फिर हम पोलिनोमियल के ऊपर चले जाएंगे कि हाँ फंक्शन पोलिनोमियल हो सकता है, और वो भी हम इतना बता सकते हैं कि मैक्सिमम इतने डिग्री तक की पोलिनोमियल हो सकता है, इससे बड़ी डिग्री की पोलिनोमियल नहीं हो सकती इस तरीके से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हमें बस पेशेंस रख के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है पूरा लेक्चर, और साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज भी करना है और अपने क्वेश्चंस भी करने हैं, तो बिल्कुल सही से ये कॉन्सेप्ट हमारा रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।